हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल हमारा झारखंड। सुबह के 4 बज रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा झारखंड हिस्ट्री हमने स्टार्ट करी थी। मैंने आप लोगों को 4 लेक्चर दिया है और उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ये 5वां लेक्चर होगा झारखंड हिस्ट्री का। मुझे उम्मीद है कि मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रहा है। और जो लोग आप लोग लेक्चर देख रहे हो, अगर कोई डिफ़िकल्टी फील करते हो, किसी तरह की परेशानी होती है अगर आप लोगों को, तो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और मैं सबका रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ, पर आपको जो भी दिक्कत लगे आप पूछो। कम से कम जो कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा ना, मैं उसको जरूर आंसर करूँगा, ठीक है। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एंड जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, दोज हू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेपीएससी, जेएसएससी एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ झारखंड, अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं और एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यू आर गोइंग टू गेट एवरी कंटेंट। हम आपको आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में पूरी मदद करने वाले हैं। सो स्पेशली जो जेपीएससी और जेएसएससी को टारगेट किया हो वो तो सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, क्योंकि अभी इसके कोर्सेज चल भी रहे हैं। एंड this is me, your mentor and guide. I am विकास कश्यप. I will be coaching you throughout whole your journey कि आपकी तैयारी मैं अच्छी करवा सकूं। अच्छा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, और जो लोग चैनल देखते हो बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि बहुत लोगों को बोलना है कि कब आता है नोटिफिकेशन, पता नहीं चलता है वीडियो कब आ रहा है। तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब भी यहाँ से कोई चैनल से अपडेट जाए आपको इमीडिएट उसकी खबर हो जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर कोई दिक्कत आपको लगे तो आप मुझे कमेंट में पूछना। और टेलीग्राम चैनल को जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली आज पहला पीडीएफ मैं अपलोड करूँगा। देख लेता हूँ किस किस का पीडीएफ रेडी है। ऐसा 2 पीडीएफ रेडी हो गया है। सो आज रात से हम पीडीएफ अपलोड करेंगे। सो बहुत लोग का क्वेश्चन भी आ रहा था कब पीडीएफ अपलोड करेंगे, आज रात से करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम जो पढ़ रहे थे झारखंड का इतिहास। सो हमने क्या क्या पढ़ लिया था, चलो एक एक करके देखते चलते हैं। हमने क्रोनोलॉजी ऑफ झारखंड समझ ली थी। अब यहीं पे थोड़ा सा जो हमने 4 लेक्चर में पढ़ा है ना, उसको थोड़ा सा एक क्विक रिकैप लेते हैं ताकि सबके दिमाग में बातें एक बार रोटेट हो जाए, ताकि मैं उसके आगे आप लोग को अच्छे से पढ़ा सकूँ, ठीक है। सो देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया। अभी जो 4 लेक्चर में आपने फिल्म देखा है ना, उसका एक छोटा सा समरी लेते हैं, ठीक है। देखो हमने पैलियोलिथिक मतलब पूरा पाषाण एज खत्म कर लिया था। इसमें क्या हुआ था, इस पूरा पाषाण में क्या होते थे कि पत्थर के औजार मिलते थे। मेसोलिथिक, नियोलिथिक, मध्य पाषाण, नवपाषाण औजार थोड़े और अच्छे हो गए, और नियोलिथिक में और ज़्यादा अच्छा हो गया औजार। और मेसोलिथिक में क्या था कि थोड़ा बहुत कृषि स्टार्ट हुआ था, थोड़ा पशुपालन स्टार्ट हुआ था। लेकिन नियोलिथिक में चूंकि आयरन की खोज हो चुकी थी, लोहा का खोज हो चुका था, और असुर ट्राइब्स यहीं पे एंट्री लिए थे, तो खेती और क्या कहते हैं डोमेस्टिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था लोगों में, और सभ्यता विकसित होना स्टार्ट हो चुका था। कॉपर एज आया, उसके बाद ताम्र युग आया, फिर कांस्य युग आया, और फाइनली आयरन एज आया। अच्छा, ब्रॉन्ज के बारे में मैंने बताया था कि कॉपर को जब टीन से मिक्स करते हैं तो ब्रॉन्ज बनता है। इसी को कैलियोलिथिक एज बोलते हैं। तो कैलियोलिथिक एज क्या होता है, जो कि नियो और ब्रॉन्ज के बीच का एज होता है। अच्छा, आयरन एज में क्या हुआ, असुर, बिरजिया, बिरौर, इन लोग को आयरन एक्सट्रैक्ट करने आ गया था। तो भाई जैसे जैसे, तो बेसिकली हमने स्टोन मेटल्स तो पढ़ लिया था। अब जैसे जैसे आयरन का विकास होता चला गया, उसके बाद कौन सा पीरियड हमको मिलता है, हमको मिलता है वैदिक पीरियड, जो कि कहाँ से कहाँ तक, 1500 से 600 तक के बीच में है। 1500 से 600 तक के बीच में जो वैदिक पीरियड था, जो मैंने बता रखा था यहाँ पे, उसमें पहला पीरियड था ऋग्वैदिक पीरियड का, दूसरा था लेटर वैदिक पीरियड का। ऋग्वैदिक पीरियड में क्या हुआ था, आर्यन का आगमन हो गया था। ऋग्वैदिक पीरियड में क्या हुआ था, तो ऋग्वैदिक पीरियड में क्या हुआ था, देखो ऋग्वैदिक पीरियड में आर्यन का आगमन हो चुका था। मैंने बताया था आर्यन कहाँ से आए थे, सप्त सिंधु से आए थे। उसमें झारखंड में असुर रह रहे थे, असुर, बिरौर, बिरजिया, ये तीनों रह रहे थे, और यहाँ द्रविडियन भाषा के लोग रह रहे थे। आर्यंस आए, वो आर्यंस क्या करते थे, जो यहाँ के लोग रहते थे उनको इन्फीरियर समझते थे, उनके थॉट्स को बड़ा संकीर्ण विचार समझते थे। तो आते आते उन्होंने पहले 2 वर्ण व्यवस्था लगाई, आर्य दस्यु कॉन्सेप्ट लगा, यहाँ लोगों का उत्पीड़न स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे हम उत्तर वैदिक काल में पहुँचते हैं, लेटर वैदिक पीरियड में, वहाँ क्या होता है, वहाँ कंप्लीट वर्ण व्यवस्था लगती है। जहाँ वर्ण व्यवस्था कैसे लगती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ये इन लोग को फोर्स करते हैं, यहाँ लूटपाट मचाते हैं, प्लंडरिंग करते हैं। सो ये बेचारे इस तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अब
दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो मैंने बात करी थी, तो मतलब बाकी जो थे ट्राइब्स वो झारखंड आने पे मजबूर हो जाते हैं। झारखंड उसमें जंगल झाड़ियों से भरा हुआ था, असुर और कुछ जो ट्राइब्स मैंने बताया वहाँ रहते थे। तो दो मेजर डेवलपमेंट जो मैंने आपको बताया था कि उत्तर वैदिक काल में हुए, एक तो हुआ कि रिलीजियस मूवमेंट हुआ था, दूसरा मुंडा का एंट्री हुआ था। रिलीजियस मूवमेंट में जैन और बौद्ध धर्म का विकास हुआ, ठीक है, और दूसरा कि मुंडाओं की एंट्री हुई। अब जब झारखंड में अब ध्यान देना, मैंने जो बता चुका था, मैंने आप लोगों को जो बताया था, आर्यंस यहाँ आ गए, आर्यंस भी उसके बाद यहाँ झारखंड में आ गए, असुर भी है, मुंडा भी हैं और कुछ और जनजातियाँ भी हैं। अब असुर मुंडा में लड़ाई होता है, मुंडा क्या करते हैं, असुर को भगा देते हैं वहाँ से, क्योंकि बहुत ही खूंखार प्रजाति के थे वो लोग, लड़ने वड़ने में माहिर थे। इधर जैन बौद्ध धर्म का विकास होता है, मैंने बताया था 540 में। मैंने आपको बताया ही था वो स्लाइड कहाँ गया, हाँ, मैंने इस बीच में बताया था कि 1500 से ये जो 600 तक का उत्तर वैदिक काल है, ठीक है, अरे 1000 से 600 तक का जो उत्तर वैदिक काल है, मैंने बताया था 563 में गौतम बुद्धा का जन्म हुआ, और ये आपका लॉर्ड पार्श्वनाथ 790 BC में जन्मे। तो जैन धर्म बौद्ध धर्म से ज़्यादा पुराना है। 540 में महावीर जी का जन्म हुआ, जो कि 24वें तीर्थंकर रहे हैं। तो ये सब कहानियाँ चल रही थी। उत्तर वैदिक काल में धर्मों का प्रचार प्रसार झारखंड में बढ़ रहा था, मुंडाओं की एंट्री हो चुकी थी। तो आर्यंस आए, मुंडा थे, असुर थे। अब इन लोगों में लड़ाई हुआ, असुर हार गए, असुर फिर जंगलों तक सीमित होकर मुंडाओं ने अपना राज बनाया। मुंडाओं में जो राजा बने, पहले राजा कौन बने, तो ऋषा मुंडा ने क्या किया, एक शासक को चुन दिया, जो कि कौन थी, सुतियापान। तो मैंने बोला था हम लोग उसका राइज ऑफ लोकल डायनेस्टी देख रहे थे। क्षत्रिय राजवंश स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुंडा ने जब राज्य का स्थापना किया तो वहाँ क्षत्रिय राजवंश लगभग चालू हो गया था। तो मुंडा ने क्या किया, उस पूरे जगह को सूतियानाग खंड का नाम दिया था। किसको, इस पोर्शन को, इस पूरे झारखंड का। ये देखो झारखंड का पुराना मैप है, इसको सूतियानाग खंड बोला था। पहले जो मुंडा के राजा हुए वो हुए ऋषा मुंडा ने क्या किया, एक शासक चुन लिया सुतियापहन को। सुतियापहन ने क्या किया, झारखंड को 7 स्ट्रॉन्ग होल्ड, 7 गढ़, 21 परगना और 151 विलेज, 7 गढ़, 21 परगना और 151 विलेज में बांट दिया। लेकिन मुंडा राज बहुत दिन तक नहीं चल पाया। क्यों, क्योंकि जैन बौद्ध धर्म भी बड़े तेजी से विकसित हो रहा था। उनके वजह से कुछ धार्मिक लोग परिवर्तित भी हो गए थे। दूसरा कि आर्यंस का इन्वेजन बढ़ गया था। आर्यंस का जो अटैक था और उनका लूटपाट प्लंडरिंग बढ़ गया था। तो उनके वजह से ये अपना बहुत दिन तक राज कायम नहीं रख सके। अब उसके बाद बहुत सारे झारखंड में बहुत सारी जगहों पे नए नए राजवंश पनपते गए। वही आज हम पढ़ने वाले हैं, क्षत्रिय राजवंश, जिसमें से बेसिकली आज के लेक्चर में हम 3 देखने वाले हैं। हम देखने वाले हैं नाग डायनेस्टी, जिसे कि आप नागवंश बोलते हो, नाग राजवंश बोलते हो। दूसरा आज हम देखने वाले हैं रक्षैल, जो कि पलामू की थी। और तीसरा हम देखने वाले हैं चेरो। ठीक है, आज हम इन तीनों को देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, जो कि आई थिंक 6ठा लेक्चर होगा, उसमें हम क्षत्रिय राजवंश को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज मैंने जो कहानी बताई मोटा मोटी आपके दिमाग में गई होगी। और जिन लोगों ने मेरा वीडियो 1 2 3 4 नहीं देखा, डायरेक्टली अगर आप आज का वीडियो देख रहे हो तो पहले 1 2 3 4 जाकर देख लो, क्योंकि एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हमने पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी के साथ पढ़ाई की है। आप लोग को एक एक चीज़ समझ में आ गया हो कि झारखंड में पहले आर्यन आए, असुर आए, पहले असुर आए, फिर आर्यन आए, फिर मुंडा आए, फिर इन लोगों में झगड़ा हुआ, फिर मुंडा ने राज्य बनाया। अब मुंडा अपना राज्य हस्तांतरित करेंगे, दे देंगे नाग डायनेस्टी को। फिर अलग अलग जगह, कहीं रक्षैल, कहीं खड़गडिया, कहीं पंचायत स्टेट, सब जगह मानभूम, सब जगह क्षत्रिय राजवंश पनपेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे मगधा की तरफ। फिर मगध एम्पायर देखेंगे। फिर मगध में क्या क्या हुआ, बिंबिसार आएंगे, अजातशत्रु आएंगे, शिशुनाग आएंगे। फिर क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड आएगा। मौर्य पीरियड, चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को मारेंगे नंदवंश से, और वहाँ से मौर्य पीरियड का स्टार्ट होगा। फिर गुप्ता आएगा, लेटर गुप्ता पीरियड आएगा। इधर में क्षत्रिय राजवंश पनपते रहेंगे। उधर इंडियन के क्रोनोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि भारत में क्या क्या चल रहा था। फिर उधर से आपके समुद्रगुप्त आएंगे, और फिर शशांक गॉड रूलर, जो कि पाल डायनेस्टी के थे, वो आएंगे। तो ये सब कुछ चलेगा। तो हमें भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देखना है और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी देखना है। तो चारों लेक्चर में बहुत सारा डिस्कशन कर चुका था। अब हम आज यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि कैसे मुंडाओं से राज जो है ना नाग डायनेस्टी तक चला गया। तो चलिए हम देखते हैं। तो नागवंश डायनेस्टी, ठीक है, नागवंश राजवंश, ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं। डायनेस्टी क्या हुआ, राजवंश हो गया आपका। तो नागवंश जो है वो
बस पहले आप समझो कि कहां तक सीमित था। देखो नागवंश जो था ना, उसका एरिया ये था। मैं आपको बताऊं कि आज का ये जो मेरा लेक्चर होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा क्षत्रिय राजवंश पे, तो क्षत्रिय राजवंश पे ना आपको जेएसएससी में 2 से 3 या 2 मतलब मिनिमम 2 से 4 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। 2 की तो गारंटी मैं ले रहा हूँ, 100% 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन। मतलब आप अगर मेरा 40 से 50 मिनट का सिर्फ कहानी सुनो, ठीक है, पीछे क्या लिखा उसको भूल जाओ, मैं जितना बोल रहा हूँ ना उतना सुन लो। 2 से 4 क्वेश्चन सिर्फ इस पोर्शन से आएंगे, फिक्स आएंगे, आप लिख लेना। मैं बोल रहा हूँ क्षत्रिय राजवंश से मिनिमम 2 प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। और आज मैं आपको जो पढ़ाऊंगा सिर्फ कहानी ही समझना, मैं पूरी चीज़ों कहानी बताऊंगा। जो पॉइंट बोला उसको याद करना, जो नहीं बोला उसको छोड़ देना। इवन जो मैं नोट्स भी पीडीएफ में दूंगा आप छोड़ देना, मत पढ़ना, ठीक है। तो ये देखो, ये रहा नागवंश, नाग डायनेस्टी का, ठीक है। डायनेस्टी हो गया राजवंश या वंश, जो भी बोल लो, ठीक है। तो नाग डायनेस्टी जो थी ना, उसका एरिया ये था, छोटा नागपुर खास, ठीक है। चलो अब हम पूरी की पूरी कहानी बताते हैं। आज कहानी का ही सिलसिला रहेगा, आप लोग बस प्यार से सुनो। जिसको मैं स्टार मार्क कर दूं, मैंने पहले ही बोला है कि जिस पे मैं स्टार मार्क कर दूं वो इंपॉर्टेंट होगा, उसको जरूर याद कर लेना। तो अब मुंडाओं ने झारखंड में अपना राज्य बना लिया था। अब नागवंश कहाँ से आया? देखो क्या होता है कि मुंडा और उरांव और भी ट्राइब्स थे वहाँ पे। तो मुंडा की तो पहले राजा की जो चयन करने की प्रक्रिया थी ना, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। अच्छा, बहुत लोग हिंदी में कंटेंट बोल रहे थे, देखो मैं इसका हिंदी कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। मैंने पिछले बार ही बोला था, चूंकि पूरा का पूरा कंटेंट मैंने इंग्लिश में डिज़ाइन कर रखा था और कुछ लोगों ने हिंदी के लिए बोला, तो मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ। आप लोग को मैं हिंदी में इतना प्यार से बता रहा हूँ, बाद में कंटेंट भी दूंगा। अगर बहुत दिक्कत हुआ ना, तो जहाँ के बाद कुछ दिनों के बाद मैं हिंदी इंग्लिश दोनों कंटेंट कर ही दूंगा इसको। जहाँ तक आपको दिक्कत होगा ना, वहाँ तक मैं कंप्लीट मैराथन वीडियो बना दूंगा। जो भी 4-5 घंटे का वीडियो होगा उसमें आप पूरा हिंदी में देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं जो बता रहा हूँ हिंदी के तौर पे ही आप उसको कहानी की तरह सुन लो। मुझे नहीं लगता कि जितना सिंप्लिसिटी से मैं आपको जिस तरह कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ शायद कोई दे रहा है। अगर दे रही तो अच्छी बात है, आप वहाँ से ही पढ़ो, लेकिन मैं बहुत प्यार से बता रहा हूँ, आप कहानी को सुन लेना, ठीक है। तो चलो, अब क्या होता है कि मुंडा में जो राजाओं की चुनने की प्रक्रिया थी ना, बड़ा कम्प्लेक्स प्रोसेस था। उरांव जो थे, एक तो मुंडा जनजाति थी। उरांव जो थे उनका भी जो राजा चुनने का प्रक्रिया था लगभग सिमिलर था और कम्प्लेक्स भी था। तो दोनों में बात हुई कि क्यों ना हम लोग मिलके एक राजा चुन लेते हैं। और बात ऐसी हुई कि जब हम मिलेंगे तो बाकी जो ट्राइब्स है सब मिलके किसी एक ऐसे व्यक्ति को चुनो जिसकी बहुत अच्छी क्वालिटी हो, ठीक है, ताकि राज्य अच्छा चले। तो उसी में आता है बात कि फनी मुकुट राय जी का नाम सामने आता है। किसका नाम सामने आता है? फनी मुकुट राय जी का। और फाइनली अब मुंडा जो है अपना पावर नागवंश को हस्तांतरित कर देते हैं। तो अब नागवंश जो है झारखंड पे रूल करना स्टार्ट करेगा, छोटा नागपुर खास के इलाके से। अब देखो इसमें पॉइंट क्या क्या याद रखना है। देखो, फनी मुकुट राय ने नागवंश का फाउंडेशन रखा था। फनी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना की थी पहली सेंचुरी में। कब? फर्स्ट सेंचुरी में। अब देखो जो बात हो रही है ना, मैंने बताया था रेफरेंस पॉइंट में, मैंने आप लोग रेफरेंस पॉइंट में बताया था कि ये भाई जीसस क्राइस्ट का बर्थडे, ये मान लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, हमारा रेफरेंस पॉइंट है जीसस क्राइस्ट का बर्थडे, हम रेफरेंस पॉइंट मानते हैं। इधर हो गया बीसी और इधर हो गया एडी। हमने बता रखा था आप लोगों को, हमने आप लोगों को बता रखा था ये हो गया एडी। तो अब हम फर्स्ट सेंचुरी की बात कर रहे हैं, मतलब हम इस तरफ आ गए हैं। अभी तक हम उधर बात कर रहे थे 1 मिलियन ईयर से 11,000 तक पैलियो, 11 से 6 मीजो, 6 से 4 आपका हो गया नियो, उसके बाद 3 कॉपर, 2 ब्रॉन्ज, 1 आयरन, 1500 से 1000 वैदिक पीरियड, 1000 से 600 लेटर वैदिक पीरियड। और अब हम 600 से 1206 तक का पढ़ने वाला है, जो कि हमारा होगा प्राचीन झारखंड, एंशिएंट झारखंड। ये देखो क्रोनोलॉजी है। अगर आपके दिमाग में इतिहास बैठ गया है ना, तो एकदम प्यार से चीज़ें आती जाएंगी, आपको एग्जाम में भी कोई नर्वसनेस नहीं होगा और आप क्वेश्चन को बना के आओगे। तो ये देखो यहाँ से हम चले थे, अब हम फर्स्ट सेंचुरी की बात कर रहे हैं। तो जीसस क्राइस्ट का इस तरफ का ये बीसी क्या हुआ? ईसा पूर्व हुआ, और ये ईसवी हुआ। बीसी क्या हो गया? ईसा पूर्व। हिंदी में क्या बोलते हो इसे? ईसा पूर्व बोलते हो। और ये क्या हो गया? ये ईसवी हो गया, ठीक है। तो अब हम ईडी की बात कर रहे हैं। अच्छा, मुंडा में मैंने बता रखा था आप लोगों को, देखो मुंडा में मैंने बताया था आप लोगों को कि इनका जो टाइम ड्यूरेशन था ना, वो कब से कब तक था?
इनका जो टाइम ड्यूरेशन था देखो 600 BC से लेके 84 AD तक 84 AD तक, कहीं कहीं 83 भी आपको मिलेगा। तो 600 BC से लेके 84 AD तक मुंडाओं का रहा, और 83 से के बाद से 83 में तो फनी मुकुटराय जन्मे थे, फर्स्ट सेंचुरी से नाग डायनेस्टी का रूल स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए वहाँ मैंने बोला कि नाग वंश जो है उसका संस्थापक कौन थे, तो फनी मुकुटराय थे। फनी मुकुटराय और फर्स्ट सेंचुरी में इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। अब देखो जो पॉइंट मेन है मैं वही बता रहा हूँ, बाकी कहानी का कोई मीनिंग है नहीं, आपको याद भी नहीं करना है। देखो फनी मुकुटराय का पीरियड रहा 83 से 162 का, 83 to 162। इन्हें आदि पुरुष कहा जाता है नाग डायनेस्टी का। नाग वंश का आदि पुरुष कौन है, फनी मुकुटराय। जो पॉइंट बता रहा हूँ बस उतना ही देखना है, दैट्स इट, ठीक है। अब एक्चुअली इस डायनेस्टी का जो बहुत सारा डेट ऑफ ओरिजिन है ना, बहुत सारा कंफ्यूजिंग है। प्लस फनी मुकुटराय की भी जो जन्म की कहानी है ना, वो भी अलग अलग स्कॉलर के द्वारा अलग अलग बताई गई है। ऐसा बताया गया था कि एक सकलदीपी ब्राह्मण का जो छोटा बच्चा किसी सांप के नाक के फन के नीचे, ठीक, किसी नाक के फन के नीचे पाया गया, ठीक है। एक सकलदीपी ब्राह्मण का बच्चा किसी सांप का जो हुड होता है, फन होता है, ठीक है, पफैडर जिसको आप बोलते हो, पफैडर बोलते हो, उसके हुड के नीचे पाया गया। उसको उठा के ले जाया गया और पुंडरीक नागा नाम के व्यक्ति ने और एक ब्राह्मण परिवार की लड़की पार्वती ने मिलकर ये जो फनी मुकुटराय है इनका पोषण पालन किया, ठीक है। उसके बाद अभी तक मैंने क्या क्या बताया कि नागवंश के संस्थापक कौन है, फनी मुकुट। पहली सेंचुरी में पीरियड रहा 83 से 162। इनको आदि पुरुष कहा जाता है। कहानी इनके ऐसी है कि ऐसा बोला था कि ये एक सकलदीपी ब्राह्मण है जो एक सांप के फन के नीचे पाए गए थे। इनके पिता पुंडरीक नागा हैं और माता पार्वती हैं। इन लोग मिलकर इनका लालन पोषण करते हैं। अच्छा, मदरा मुंडा, यहाँ देखो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि द लास्ट रूलर ऑफ मुंडाज। मुंडा के पहले तो हो गए ऋषा मुंडा सबसे पहले, और जो लास्ट शासक थे, जो अंतिम शासक बने वो मदरा मुंडा बने। पहली शासक ऋषा मुंडा, याद रखना। तो लास्ट रूलर ऑफ मदरा मुंडा एंड अदर लीडर्स इलेक्टेड फनी मुकुटराय एज रूलर ऑफ छोटानागपुर ड्यू टू हिज क्वालिटी। यही बात मैंने वहाँ बोली थी कि मुंडा जो जनजाति है और उरांव और बाकी लोगों ने मिल के और मदरा मुंडा ने भी फनी मुकुटराय को लीडर इलेक्ट कर लिया, चुन लिया अपना लीडर। छोटानागपुर खास की ही बात करें क्योंकि मैंने बोला नाग डायनेस्टी कहाँ थी, छोटानागपुर खास में, ड्यू टू हिज क्वालिटी, उनके क्वालिटी की वजह से। तो इसी तरह से मुंडा से जो पावर था वो नाग के पास चला गया। अब देखो इनको क्या क्या बोला था, इनको अडॉप्टेड सन ऑफ मदरा मुंडा भी कहा जाता है, गोद लिया हुआ पुत्र बोला जाता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इस स्लाइड का, इन्होंने अपना छोटानागपुर खास का जो कैपिटल है, राजधानी, वो सुतियांबे में बनाई थी। कहाँ बनाई थी राजधानी? सुतियांबे। नाम याद कर लो, सुतियांबे। आने वाला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सुतियांबे कहाँ है? रांची में कांके के नजदीक है, ठीक है। इन्होंने वहां सन टेम्पल ही बनवाया, इसको भी याद रखना है। इन्होंने वहां सन टेम्पल ही बनवाया और इन्होंने छोटानागपुर खास को 66 परगना में बांटा। देखो पहले मुंडाओं ने कितना परगना में बांटा था? 21। अब नाग वंश ने क्या किया? 66 परगनाओं में बांट दिया। देखो यहां मैंने बोला था ना, देखो 21 परगना में पहले बांटा हुआ था। अब क्या है कि पूरा का पूरा छोटानागपुर खास को नागवंश ने, फनी मुकुटराय ने क्या किया? 66 परगना में बांट दिया। तो यहाँ तक का इंपॉर्टेंट क्या रहा कि मदरा मुंडा के एडॉप्टेड सन रहे। इन्होंने अपनी राजधानी सुतियांबे बनाई, एक सन टेम्पल ही बनाया और 66 परगना में अपने छोटानागपुर खास का जो एरिया या स्टेट को बांट दिया। ये हो गई यहाँ तक की बात। अच्छा, फनी मुकुटराय ने अपना पोजीशन को और मजबूत किया। कैसे? पंचेत की जो प्रिंसेस थी राजकुमारी, उनसे शादी कर लिया। ये बड़ा आसान तरीका है, ठीक है। अगर ज़िंदगी में कुछ ना कर पाओ तो एक अमीर घर की लड़की के साथ शादी कर लो, तुम भी अमीर हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे। तो फनी मुकुटराय साहब ने कुछ ऐसा ही किया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपना पोजीशन को मजबूत करने के लिए पंचेत के प्रिंसेस से मैरिज कर लिया, शादी कर लिया। और उसके बाद तुरंत इन्होंने क्वेंजर को पे अटैक कर दिया। अब क्वेंजर को इन्होंने जीत लिया। अब एक दो बात और जानने वाली है इस कहानी में कि फनी मुकुटराय का जो पीरियड था ना, उसमें ऐसा नहीं थी कि सिर्फ ट्राइबल पीपुल ही थे। फनी मुकुटराय बड़े अच्छे राजा साबित हुए। इन्होंने बहुत सारे दूसरे, जैसे ब्राह्मण को भी रहने दिया, ठीक है, राजपूत को भी और अदर हिंदू को भी इन्होंने अपने स्टेट में रहने का परमिशन दिया। एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आप ध्यान में रखना, अकॉर्डिंग टू नागवंशावली, चूंकि किंगडम था इनका,
नागवंश का, तो इनकी वंशावली होती है। वंशावली समझते हो ना, मतलब तुम्हारे फोर फादर का लेखा जोखा, मेरे पिताजी कौन है, उनके पिताजी कौन है, वैसे करके जो पूरा चला और हर किसी ने क्या क्या अचीवमेंट बनाया, वो उनकी वंशावली थी। तो नाग वंशावली के हिसाब से नाग वंशावली, नाग डायनेस्टी का किसने बनाया था? तो बेनीराम मेहता ने बनाया था। ठीक है, तो बेनीराम मेहता ने बनाया था। तो अकॉर्डिंग टू नाग वंशावली के हिसाब से जिसे बेनीराम मेहता ने बनाया था, तो जो नाग वंश के चौथे शासक हुए, फोर्थ रूलर जो हुए, जो कि प्रताप राय हुए, उन्होंने कैपिटल को, राजधानी को सुतियाम्बे से बदल के चूटिया कर दिया। कहाँ कैपिटल शिफ्ट कर दिया? चूटिया में। मतलब अब कैपिटल सुतियाम्बे था, अब फाइनली चला गया चूटिया में। ये जेपीएससी का इस बार का आया हुआ प्रश्न है कि हु हैज शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम सुतियाम्बे टू चूटिया। ठीक है, कि भाई सुतियाम्बे से चूटिया ये जो राजधानी शिफ्ट हुआ, ये किसने शिफ्ट किया था? तो प्रताप राय ने। ये उसका उत्तर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब इतनी जो स्लाइड में मैंने कहानी बताई आपको, ठीक है, इसमें देखो याद क्या क्या रखना है, पूरा चीज को रिकॉल करते हैं एक बार, सब कुछ याद हो जाएगा। यहीं फर्स्ट सेंचुरी में देखो मुंडा उराव ने मिलके, सब लोगों ने मिलके फनी मुकुट राय को अपना राजा चुन लिया उनके क्वालिटीज की वजह से। तो पहली शताब्दी में फनी मुकुट राय ने इन फर्स्ट सेंचुरी नागवंश का एस्टेब्लिशमेंट किया, स्थापित किया। नागवंश क्षत्रिय राजवंश के रूप में उभर आया। एरिया कौन सा था? छोटा नागपुर खास। इनको आदि पुरुष बोला गया। इनकी जन्म की कहानी क्या है कि एक बच्चा एक नाग के फन के नीचे मिलता है, उसको पालने वाले तो इनके जो माता पिता हैं पुंडरीक नागा और पार्वती जी हैं। अच्छा, मदरा मुंडा और बाकी लोगों ने मिलकर इनके क्वालिटी को देखते हुए इनको राजा बनाया था, इसलिए जो लास्ट पावर था मुंडा से, मदरा मुंडा से इनके पास आया। तो मदरा मुंडा से इनके पास आया तो इनको एडॉप्टेड सन ऑफ मदरा मुंडा ही बोलता है। अच्छा, इन्होंने अपना पहला राजधानी बनाया था सुतियाम्बे में, जो कहाँ है? कांके के नज़दीक है। वहाँ ही इन्होंने एक सन टेम्पल ही बनाया था और अपने स्टेट को 66 परगनों में बांटा था। उसके बाद इन्होंने क्या किया? पंचायत के प्रिंस से शादी कर लिया, कंजर पर अटैक किया, उसको भी कब्जा कर लिया और फाइनली ये एक उदार राजा के रूप में जाने गए। बहुत सारे ट्राइब्स को के अलावा ब्राह्मण राजपूत सबको यहाँ रहने का शरण दिया अपने स्टेट में। और अकॉर्डिंग टू नाग वंशावली प्रिपेयर्ड बाय बेनीराम मेहता, नाग वंशावली जो बेनीराम मेहता ने बनाया, उसके द्वारा ये बताया जाता है कि प्रताप राय ने इस राजधानी को सुतियाम्बे से उठा के चूटिया शिफ्ट कर दिया। ठीक है, शिफ्ट कर दिया। सो इस स्लाइड में आपको याद रखना है, आदि पुरुष बोला गया इनको। फनी मुकुट राय ने एस्टैब्लिश किया था नागवंश को। एडॉप्टेड सन ऑफ मदरा मुंडा बुलाता है। कैपिटल सुतियाम्बे, सन टेम्पल बनाए। इनकी माँ का नाम पार्वती। और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैंने दे दिया था, श्रीवास्तव काश जो थे ना, इनके दीवान थे। और नाग वंशावली बनाया बेनीराम मेहता ने। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये प्रताप राय ने कैपिटल को शिफ्ट किया सुतियाम्बे से चूटिया। ठीक है, तो ये नागवंश की कहानी रही। अब आगे बढ़ते हैं नागवंश में ही। फनी मुकुट राय जिन्होंने नागवंश को के फाउंडर माने जाते हैं, ठीक है, संस्थापक माने जाते हैं। इनके बाद कौन कौन रूलर आए? तो इनके बाद आए फनी मुकुट राय के बाद आए मुकुट राय, मदन राय और प्रताप राय। और ये प्रताप राय ने ही कैपिटल को क्या किया? शिफ्ट किया सुतियाम्बे से चूटिया। ठीक है, तो फनी मुकुट राय के बाद कौन कौन आए? मुकुट राय, मदन राय, प्रताप राय। अब देखो इसी नागवंश ही अभी चल रहा है। इसी में एक राजा आते हैं, एक शासक आते हैं, राजा भीमकर्ण। अब भाई राय था, वो तो राय, फनी मुकुट राय चल रहा था, राय राय राय, ये कर्ण कहाँ से बीच में आ गया? अब इससे प्रश्न उठता है कि नागवंश में क्यों कर्ण का टाइटल आखिर किस राजा से, किस शासक से शिफ्ट हुआ? एक प्रश्न। दूसरा, किस वजह से शिफ्ट हुआ? तो अब आप देख लो, राजा भीमकर्ण जो थे ना, वो 12वीं सेंचुरी में नागवंशियों के शासक बने, ये राजा थे। ठीक है, नाग डायनेस्टी के राजा 12वीं सेंचुरी में थे, राजा भीमकर्ण। इन्होंने अपना टाइटल राय से उठा के कर्ण कर लिया। क्यों? ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ कलचुरी डायनेस्टी। कलचुरी डायनेस्टी के इन्फ्लुएंस में आके इन्होंने अपना टाइटल राय से उठा के कर्ण कर लिया। तो एक क्वेश्चन बनता है कि किन्होंने अपना टाइटल उठा के राय से कर्ण कर लिया? तो राजा भीमकर्ण 12वीं सेंचुरी में ये नागवंश के शासक थे, राजा थे। किसके इन्फ्लुएंस में किया? तो कलचुरी डायनेस्टी के इन्फ्लुएंस में आगे किया। अब क्या हुआ कि भीमकर्ण रक्सैल के जो सुरगुजा के रक्सैल थे उनके साथ इनको लड़ना पड़ा, क्योंकि उसने इन्हें अटैक कर दिया था। सुरगुजा में जो रक्सैल के शासक थे, सुरगुजा में जो रक्सैल रूलर था, जो रक्सैल के शासक थे, उसने भीमकर्ण पर अटैक किया था। इसने उसे बुरी तरह से हरा भी दिया। हराने के बाद वहाँ लूटपाट भी मचाया, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है,
अच्छा, ये जो सुरगुजा के जो रक्सैल रूलर था, सुरगुजा का जो रक्सैल एक वंश है, वहाँ का भी शासक था, जैसे नाग वंश है उसे रक्सैल वंश हम भी पढ़ने वाले हैं आगे। तो सुरगुजा का जो रक्सैल वंश था उसके साथ इसका झगड़ा झंझट हुआ, जो युद्ध हुआ जिसमें इसने बुरी तरह से सुरगुजा के रूलर को हरा दिया और अपना कैपिटल को, टेरिटोरी को एक्सटेंड कर दिया बरवा और टोरी ऑफ पलामू। ठीक है, सुरगुजा भी छत्तीसगढ़ का पार्ट है, पलामू के बगल में ही है। तो इसने रक्सैल वंश के शासक को हराया और ये जो अपना टेरिटोरी है, जिसका क्षेत्र था, उसको एक्सटेंड कर दिया कहाँ तक, बरवा टोरी ऑफ पलामू तक। ठीक है, इसीलिए इस वार को बैटल ऑफ बरना या बैटल ऑफ बरवा भी बोलते हैं, याद रखना, ये भी एक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बैटल ऑफ बरना कहीं मिलेगा आपको, कहीं बरवा मिलेगा, कहीं बारवा मिलेगा। ठीक है, वो हर जगह थोड़ा अलग डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इसे, लेकिन मैक्सिमम जगह मैंने बरना देखा, इसलिए लिखा है कि बैटल ऑफ बरवा या बरना ही रहेगा। तो इस लड़ाई को क्या कहा गया, बैटल ऑफ बरवा कहा गया। अब देखो क्या होता है, जब सुरगुजा के रक्सैल रूलर ने इस पर अटैक किया और इसने उसे हरा दिया, तो इसने अपना टेरिटोरी क्षेत्र तो बढ़ाया ही, साथ में जाकर वहाँ लूटपाट मचाई। और इसने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लूटा, वासुदेव की एक मूर्ति थी जिसको इसने लूटा। दूसरा, इसने अपना कैपिटल, देखो पहला कैपिटल था सुतियांबे, फिर कैपिटल शिफ्ट हुआ चूटिया, अब कैपिटल को फिर इसने शिफ्ट कर दिया चूटिया से उठा के खुखरा। कहाँ शिफ्ट कर दिया, खुखरा। ठीक है, और एक इसका इंपॉर्टेंट है कि इसने भीम सागर बनवाया था जो आज तक है। ठीक है, इसने भीम सागर बनवाया था जो आज तक है। सो अब हम इसको रिकैप में कहानी को फिर से समझ लेते हैं, मेन क्या है भीमकर्ण के साथ। भीमकर्ण के साथ आप एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले तो 12वीं शताब्दी में नाग वंश के ये रूलर रहे, किंग रहे। इंपॉर्टेंट है कि ये पहले राजा थे जिन्होंने राय से टाइटल उठा के कर्ण शिफ्ट कर दिया। किसके इन्फ्लुएंस में आके किया, किस कारण से किया, तो कलचुरी डायनेस्टी, कलचुरी राजवंश के कारण इन्होंने अपना टाइटल राय से कर्ण कर लिया। इसके बाद सुरगुजा के रक्सैल वंश, सुरगुजा में जो रक्सैल वंश थे जो वहाँ रूल कर रहे थे सुरगुजा को, उसने इस पर अटैक कर दिया, इनके बीच में युद्ध हुआ, इसने उसे हरा दिया। हराने के बाद अपना टेरिटोरी को भी बढ़ाया और वहाँ लूटपाट भी मचाई, जिसमें उसने एक वासुदेव की मूर्ति लूटी थी जो बड़ी फेमस मूर्ति है। ठीक है, और उसके बाद इसने क्या किया, अपना कैपिटल को चूटिया से उठा के खुखरा शिफ्ट कर दिया। ठीक है, और एक चीज़ कि इसने भीम सागर भी कंस्ट्रक्ट किया था जो आज तक मौजूद है। अच्छा, एक बात और है बस ऐसे ही जानने के लिए कि ग्रेजुअली खुखरा बिकम सिनोनिमस टू नाग डायनेस्टी, मतलब नागवंश देखो बहुत फेमस राजवंश रहा है झारखंड में, नागवंश और खासकर छोटा नागपुर में बहुत फेमस वंश रहा है। तो जैसे फनी मुकुट राय आदि पुरुष और बड़े दमदार किंग जाने गए, ठीक है, वैसे ही भीमकर्ण ने बहुत पावर एक्वायर कर लिया था और खुखरा को कैपिटल बनाने के बाद या तो आप नाग डायनेस्टी बोलो लोग खुखरा को ही समझेंगे, या आप खुखरा बोलो लोग नाग डायनेस्टी को समझेंगे, मतलब सिनोनिमस था दोनों नाम जो थे ना। ठीक है, जैसे खान बोलो तो शाहरुख खान समझ में आता है, शाहरुख खान बोलो तो शाहरुख खान समझ में आता है, वही वाली कहानी। या फिर बिग बी अमिताभ बच्चन बिग बी, दोनों सिनोनिमस है, उसी तरह की कहानी थी। ठीक है, तो भीमकर्ण के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ बरना, वासुदेव का आइडियल, कैपिटल को शिफ्ट कर दिए खुखरा और भीम सागर, ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है, सब आया हुआ है। मैं बोलूँ क्षत्रिय राजवंश से इतने प्रश्न उठते हैं हर बार, जेपीएससी जेएसएससी में 2 से 3 प्रश्न रहते हैं। इस बार भी 2 प्रश्न हैं, इस बार भी 2 प्रश्न आए हैं। 1 घंटे का लेक्चर आपको 4 नंबर दे के जाएगा। ठीक है, एकदम ध्यान रखना। अब देखो, और सिर्फ कहानी में बता रहा हूँ, इसमें सिर्फ पॉइंट्स याद रखना है। अब शिवदास कर्ण का है, शिवदास कर्ण के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है, वो 15 सेंचुरी में रूल किए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने हप्पा मुनि टेम्पल बनाया था। हप्पा मुनि टेम्पल क्या है, जहाँ लॉर्ड विष्णु की प्रतिमा है, ठीक है, विष्णु का आइडियल, विष्णु जी की मूर्ति रख के हप्पा मुनि टेम्पल बनाया, जो कि घाघरा एक जगह पे है जो कि गुमला डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो अब ये क्वेश्चन भी आता है कि हप्पा मुनि टेम्पल कहाँ है, तो भाई घाघरा और गुमला डिस्ट्रिक्ट में है, पहले तो क्लियर हो गया 1 पॉइंट। दूसरा कि इसे किसने बनवाया था, तो भाई शिवदास कर्ण ने बनवाया था, ये दूसरा प्रश्न। हप्पा मुनि टेम्पल में किसका आइडल है, लॉर्ड विष्णु का आइडल है, तीसरा प्रश्न। और अभी तक तो नहीं पूछा गया, अगर पूछा जाए किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो इनके जो राजगुरु थे जिनका नाम था सियानाथ देव, इनके जो राजगुरु थे इनका नाम था सियानाथ देव, उनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। अब दिल्ली सल्तनत के कंटेम्प्रेरी देखें, समकालीन देखें, तो नागवंश में कौन कौन रूलर आते हैं।
अभी हम पढ़ेंगे मेडिवल में दिल्ली सल्तनत पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, सब वंश को पढ़ेंगे, लोधी खिलजी सबको पढ़ेंगे हम। ये यहाँ पे मैंने बस बता दिया कि अगर कंटेम्प्रेरी टू दिल्ली सल्तनत अगर आप देखते हो लोधी डायनेस्टी के कंटेम्प्रेरी में, तो नाग वंश में जो शासक हुए वो हुए प्रतापकर्ण, छत्रकर्ण और विराटकर्ण, ठीक है, इसको आप ऐसे याद कर लेना। अब देखो प्रतापकर्ण की हम बात करते हैं। प्रतापकर्ण के पीरियड में बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लो कहानी। घटवार जो किंग थे वो उन्होंने विद्रोह किया था, किंग ऑफ तमाड़ ने इन पर अटैक कर दिया था। अब किंग ऑफ तमाड़ ने इन पर अटैक किया कहाँ, खुखरागढ़ में अटैक किया था। तो इन्होंने बागदेव सिंह से, बागदेव जो कि कयारगढ़ में चीफ थे, उनसे मदद मांगी। बागदेव ने इनकी मदद की और किंग ऑफ तमाड़ को हरा दिया। क्या क्या हुआ प्रतापकर्ण में घटवार किंग ने रिबेल्ट किया, विद्रोह किया, तो उसको भूल जाओ। तमाड़ के किंग ने इन पर अटैक किया। खुखरागढ़ में इन्होंने बागदेव जी से मदद मांगी जो कयारगढ़ में थे। उन्होंने क्या किया, इनको मदद किया और तमाड़ के किंग को हरा दिया। ये स्टोरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हराने के बाद इन्होंने कर्णपुरा का किंग बागदेव जी को बना दिया। कहीं बाघेल देव मिलेगा, कहीं बागदेव मिलेगा, देख लेना, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। नाम में हमेशा कहीं ना कहीं कुछ है, जैसे बरना बरवा है। तो इन्होंने कर्णपुरा में बाघेल देव या बागदेव जी को किंग बना दिया और वहीं से रामगढ़ स्टेट का शुरुआत होता है। अब समझिए क्यों बताया मैंने, रामगढ़ राज्य जो बना वो क्यों बना, यहाँ से उसकी कहानी चालू होती है, ठीक है। तो रामगढ़ स्टेट बाद में इन्हीं ने रामगढ़ स्टेट बनाया, ठीक है। वहाँ भी क्षत्रिय राजवंश हम देख लेंगे। तो ये रहा प्रतापकर्ण की कहानी। मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ क्योंकि यही आने वाला एग्जाम में। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था पता चल गया ना आपको, हप्पा मुनि, विष्णु, घाघरा, गुमला, ठीक है, ये वाला पोर्शन में इंपॉर्टेंट था। दूसरा कि बागदेव जी ने रामगढ़ स्टेट का किंग बनाया। किसने बनाया इन्हें, प्रतापकर्ण ने बनाया था, क्योंकि किंग ऑफ तमाड़ से इन्होंने उन्हें बचाया था। अब हम छत्रकर्ण को देखते हैं। छत्रकर्ण अपने पीरियड में वासुदेव विष्णु जी को एस्टैब्लिश करते हैं। कहाँ, ये क्वेश्चन आता है कि छत्रकर्ण ने विष्णु जी की मूर्ति कहाँ एस्टैब्लिश की, तो कोराम्बे में। ये इंपॉर्टेंट नाम है, कोराम्बे, आया हुआ क्वेश्चन है। मैं आपके सामने ऐसे ऐसे पॉइंट लेके आया हूँ ना जो एग्जाम में आए हुए हैं। बिलीव मी, मेरे स्लाइड्स को खत्म होने दो, आपका क्षत्रिय राजवंश का क्वेश्चन उठा के देख लेना, एक एक प्रश्न बन जाएगा। बहुत लोग क्षत्रिय राजवंश को उतना ढंग से पढ़ाते नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन उठता है। मेरे स्लाइड का एक भी पॉइंट मिस मत करना जिसको मैं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो छत्रकर्ण ने क्या किया, वासुदेव का आइडियल है विष्णु जी की मूर्ति को कोराम्बे में एस्टैब्लिश किया। और फेमस बंगाल के एक संत हैं चैतन्य महाप्रभु। वो जब मथुरा के लिए निकले थे तो वो इस विष्णु जी का जो मंदिर इन्होंने कोराम्बे में बनाया उससे बड़ा अट्रैक्ट हो गए, ठीक है, और भक्ति करने लगे। तो यही इसकी कहानी है। बस इतना ही याद रखो कि छत्रकर्ण ने कोराम्बे में विष्णु जी की मूर्ति स्थापित की, जिसको बाद में चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को समर्पित किया, ठीक है, उनकी तरफ अट्रैक्टेड हो गया। विष्णु जी के आप जानते ही हैं, वो भक्त हैं। अब एक नाम आता है एनीसा। इसका नाम क्यों आता है, देखो, इन्होंने अपना कैपिटल, देखो अब कैपिटल कहाँ था, एक तो सुतियांबे था, फिर चूटिया था, खुखरा था। अब एक और नाम जानो, एनीसा ने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया सतरंगी में। सतरंगी कहाँ है, स्वर्ण रेखा नदी के आसपास है। इन्होंने कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर दिया, सतरंगी में। दूसरा इंपॉर्टेंट कि इन्होंने जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ मंदिर बनाया रांची में। तो रांची में जो जगन्नाथ मंदिर है उसे किसने बनाया, तो एनीसा ने बनाया था। तीसरा, रांची में एक जगह है हटिया, सब ने आप लोगों को नाम सुना होगा। हटिया में जो हाट है ना, वो एनीसा ने ही स्टार्ट करवाया था, जो आज हटिया बना हुआ है। वो जगह पहले वहाँ हाट था, ठीक है, जो मार्केट लगता है, उसका स्टार्ट एनीसा ने ही करवाया था, जो आज वो जगह हटिया के नाम से जानी जाती है। तो एनीसा में 3 डेवलपमेंट हुए। पहला, जगन्नाथ मंदिर बनवाया। दूसरा, हटिया वाला जो चीज़ है इन्हीं का दिया हुआ है। और तीसरा के कैपिटल को सतरंगी शिफ्ट किया। एकदम आज हम पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं, बस आप कहानी के तौर पे सुन लेना। अब लास्ट, लाल चिंतामणि शरणनाथ सहदेव। कितना लंबा नाम है बताओ आप, फॉर्म में आता होगा नाम इनका। अच्छा देखो, अब स्केटिंग, लाल चिंतामणि शरणनाथ सहदेव, ठीक है, मैं तो बस सहदेव ही याद रखा था। लाल चिंतामणि शरणनाथ सहदेव क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नाग डायनेस्टी के अंतिम शासक हुए, लास्ट रूलर ऑफ नाग डायनेस्टी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ नाग डायनेस्टी, नाग राजवंश के अंतिम शासक कौन थे, तो लाल चिंतामणि शरणनाथ सहदेव, याद रखना। दूसरा इंपॉर्टेंट, ये इसलिए भी याद रखे जाते हैं क्योंकि इन्हीं के पीरियड में जमींदारी सिस्टम प्रथा जो थी उनका उन्मूलन हुआ था, मतलब
एबोलिस्ट हो गया था। जमींदारी जो सिस्टम था 1952 में इन्हीं के पीरियड में एबोलिस्ट बंद हुआ था। तो यहाँ पे नाग डायनेस्टी की पूरी कहानी ख़त्म होती है। मैं जस्ट आपको एक बार और बता रहा हूँ, चीज़ें बताऊँगा नहीं, बस आपको समझा रहा हूँ क्या क्या पढ़ लेना। ये जो ग्रीन मार्क है या फिर आदि पुरुष, एडॉप्टेड सन ऑफ महादेव, मदरा बुंदा, सुतियांबे, सन टेम्पल, 66 परगना, इनकी माता का नाम पार्वती, और ये नाग वंशावली में प्रताप राय ने कैपिटल सुतियांबे से कहाँ शिफ्ट कर दिया था, चूटिया शिफ्ट कर दिया था। इन्हें आदि पुरुष भी कहा जाता है और इन्होंने फर्स्ट सेंचुरी में नागवंश को एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, ये इतना बात जरूर याद रखना। इसमें आपको याद रखना है क्या, राजा भीमकर्ण राय टू कर्ण बने, कलचुरी डायनेस्टी याद रखना, बैटल ऑफ बरवा याद रखना है, और वासुदेव की मूर्ति लूटी थी, और भीम सागर याद रखना, और कैपिटल शिफ्ट किया था खोखरा। ठीक है, शिवदास कर्ण में हप्पा मुनि टेम्पल, विष्णु जी का आइडियल है, कहाँ है, घाघरा, गुमला डिस्ट्रिक्ट में, किसके द्वारा, तो सियानाथ देव जो उनके राजगुरु थे उनके द्वारा। प्रताप कर्ण इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि किंग ऑफ तमाड़ अटैक किया था, बागदेव जी इनको मदद किए, बाद में कर्णपुरा का किंग उन्हीं को बना दिया, जो बाद में जाके कर्णपुरा क्या बना, रामगढ़ स्टेट बना। ठीक है, छत्रकर्ण का इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि इसने कोरम्बे में विष्णु जी की मूर्ति स्थापित की थी, जिसको चैतन्य महाप्रभु जिससे अट्रैक्ट हो गए थे और अपनी भक्ति चालू किए थे। एनिसा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनिसा ने कैपिटल को सतरंगी में बनाया था। हाट जो हटिया में है इन्हीं के द्वारा दिया गया, जगन्नाथ टेम्पल इन्हीं के द्वारा दिया गया। लाल चिंतामणि शरणनाथ सहदेव क्यों फेमस है, क्योंकि नाग डायनेस्टी के, नाग राजवंश के अंतिम शासक थे और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन इनमें हुआ था। मतलब जमींदारी सिस्टम वाज एबॉलिश्ड ड्यूरिंग हिज रेजिन, दैट वाज अराउंड 952। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रश्न यहाँ से, मैंने अगर 2-3 प्रश्न की बात करी है राजवंश से, तो एक प्रश्न इससे, इस स्लाइड से। इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है कि कौन कौन कैपिटल कब कब शिफ्ट हुआ। ठीक है, तो चलो बस देख लेते हैं हम। देखो, फनी मुकुट राय ने तो भाई सुतियांबे में कैपिटल बनाया था, राजधानी बनाई थी पहली सेंचुरी में। इनके बारे में एक ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नाग डायनेस्टी के फाउंडर थे, ये तो मैंने बता ही दिया। दूसरा देखो, प्रताप राय ने कैपिटल को सुतियांबे से उठा के चूटिया शिफ्ट कर दिया, मैंने बताया प्रताप राय ने शिफ्ट किया था चूटिया। ये कहाँ है, सुवर्णरेखा नदी किनारे ही है। भीमकर्ण जिन्होंने टाइटल बदला था का राय से कर्ण, उन्होंने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया खोखरा, भीमकर्ण ने शिफ्ट कर दिया खोखरा। देखो, सिर्फ कैपिटल शिफ्ट की कहानी है, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम यहीं से पूछा जाता है कि राजधानी किसने बदला, कहाँ बदला। दुर्जन शाह एक बीच के ही व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, कैपिटल को द्वैसा शिफ्ट कर दिया, आया हुआ क्वेश्चन है। यदुनाथ शाह ने कैपिटल को, राजधानी को बदल के पालकोट कर दिया, आया हुआ क्वेश्चन है। जगन्नाथ सहदेव ने कैपिटल को बदल के पालकोट भोरो कर दिया था। और फाइनली प्रताप यदुनाथ शाह ने जो अंतिम कैपिटल शिफ्ट हुआ, ये जो राजधानी बदलते आ रहा था, कभी सुतियांबे, फिर चूटिया, फिर खोखरा, फिर द्वैसा, फिर पालकोट भोरो, और अंतिम में बना रातूगढ़। ये लास्ट कैपिटल था नाग डायनेस्टी का। तो नाग वंश का पहला कैपिटल सुतियांबे, अंतिम कैपिटल रातूगढ़। ठीक है, इसके बीच में बना चूटिया, खोखरा, द्वैसा, पालकोट भोरो, और यहाँ कहानी होती है खत्म। ठीक है, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आप याद रखना, भीमकर्ण ने तो भीम सागर बनवाया था। अच्छा, वी सागर लिखा हुआ है, भीम सागर होगा, BHIM होगा, M छूट गया इसमें। एक और याद रखना, दुर्जन शाह ने एक फोर्ट बनवाया था, एक किला बनवाया था। उस किले का नाम था राजप्रसाद फोर्ट, राजप्रसाद किला, जो कि नौरतनगढ़ में है। ये क्वेश्चन आया है कि दुर्जन शाह ने द्वैसा में कैपिटल शिफ्ट किया और राजप्रसाद फोर्ट ऑफ नौरतनगढ़ बनवाया। राजप्रसाद फोर्ट किसने बनवाया, तो दुर्जन शाह ने, जिसने कैपिटल को द्वैसा शिफ्ट किया था। तो ये एकदम, ये तो मैं आपको दे ही रहा हूँ PDF में। ठीक है, इसके अलावा किसी को अगर अभी लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये देखो, यही ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैपिटल है, राजधानियों का जो सीक्वेंस है बदलने का यही है। सुतियांबे, चूटिया, खुखरा, द्वैसा, सुतियांबे, चूटिया, खुखरा, द्वैसा, पालकोट भोरो और रातूगढ़। ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूं आप लोग को उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इससे और आसानी से मैं इसको नहीं बता सकता था, बाकी मैंने ज्योग्राफी का लेक्चर भी अपलोड किया है, आप जाके देखना। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में कंटेंट भी दिया है और बहुत ही मेहनत से मैंने इसे बताया है। आप देख कर बताना आपको कैसा लगा। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत हो तब भी पूछे ना। अब हम देखते हैं रक्षाल डायनेस्टी, रक्षाल वंश। देखो, पहले मैप पे चलते हैं, हमारा जो मेन मैप है झारखंड का, ये वाला। देखो, नागवंश कहाँ था, यहाँ नागवंश थे, यहाँ पे ध्यान देना, ये रहा नागवंश का इलाका, नागवंश।
अब रक्षाल वंश का जगह कौन था? रक्षाल वंश पलामू में रूल किए, तो ये रहा इनका इलाका रक्षाल का। ये झारखंड का पोर्शन में बता रहा हूँ। ये देखो, ये आपका साउथ छोटा नागपुर का इलाका है, जिसे छोटा नागपुर खास भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या हुआ? गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, रांची, खूंटी, ये पांचों से मिलकर बना हुआ। ये पलामू का क्षेत्र है, पलामू का। यहाँ कौन रूल किए? तो रक्षाल रूलर, रक्षाल शासकों ने यहाँ रूल किया था। तो रक्षाल डायनेस्टी कहाँ की है? यहाँ पलामू की। मैं आपको पूरा का पूरा मैप में समझाते चलूँगा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा। तो चलिए हम रक्षाल डायनेस्टी के बारे में थोड़ा फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखो, रक्षाल जो थे ना, बेसिकली राजपूत डायनेस्टी के लोग थे, राजपूत राजवंश के लोग थे। ये अपने आप को राजपूत मानते थे और ऐसा माना जाता था कि एक रोहतासगढ़ जो कि राजपूताना रीजन है राजस्थान में, वहाँ से ये आए थे। रक्षाल अपने आप को राजपूत कहते थे और ये रोहतासगढ़ जो कि रोहतासगढ़ ऑफ राजपूत, सॉरी हाँ, रोहतासगढ़ ऑफ राजपूताना रीजन जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहाँ से माना था कि ये लोग आए थे। अच्छा, ये पलामू के साउथ ईस्ट पार्ट को कंट्रोल करके रखे हुए थे। अगर मैं बोलूँ कि देखो ये मेरा पलामू है, तो ये देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये पोर्शन जो है पलामू का, अगर ये पलामू है तो ये पोर्शन जो है पलामू का, इसको बड़ा कंट्रोल करके रखे हुए थे, ठीक है। इन्होंने सुरगुजा को भी जीत लिया था और अपने किंगडम का विस्तार वहां तक कर दिया था। अब देखो सुरगुजा का पोर्शन कौन सा है, एकदम समझते चलना। झारखंड में एक एक मैप का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। देखो, ये तो नागवंश है, ये रहा रक्षाल, ये रहा सुरगुजा का पोर्शन। देखो, ये रहा सुरगुजा। तो इन्होंने अपने राज्य में इसको भी जीत लिया था, ठीक है। इसी की तो कहानी है कि जो रक्षाल ने अटैक किया था, जो वार ऑफ बर्ना, बैटल ऑफ बर्ना, इन्हीं रक्षाल ने तो अटैक किया था उसको। राजा भीमकर्ण को इन्हीं तो अटैक किया था, रक्षाल रूलर ऑफ सुरगुजा। बैटल ऑफ बर्ना इन्हीं से तो हुआ है, ठीक है। प्रताप राजा भीमकर्ण को अटैक किया था। अब हम देखते हैं आगे। इन्होंने सुरगुजा को जीत लिया था, अपने क्षेत्र का विस्तार वहां तक कर दिया था। अब जब ये पलामू पहुंचे ना, एग्जैक्टली साउथ ईस्ट पार्ट को कंट्रोल तो करते थे, लेकिन जब ये पलामू पे एक्चुअली पहुंचे ये रक्षाल, इन्होंने अपने आप को दो भागों में बांट लिया था। एक पार्ट देवगढ़ कहता था अपने आप को, जिसकी राजधानी उन्होंने देवगढ़ में बनाई, जो सेटल हो गया था कहाँ? हरिहरगंज, महाराजगंज रूट ऑफ, एक सेकंड। देखो, रक्षाल जब पलामू में आया ना, तो वो दो गुट में बट गए थे। एक गुट जो है देवगन और दूसरा गुट को बोलते हैं कुंडलवा। देवगन जो थे वो कौन से एरिया में रहे ज़्यादा? हरिहरगंज, महाराजगंज रूट में रहे। और ये कुंडलवा जो है बेसिकली वो पांकी रूट में रहते थे। मतलब जब पलामू पहुंचे तो जो पांकी रूट में चले गए और उन्होंने क्या किया, उनको कुंडलवा बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी राजधानी पे कुंडलवा बनाई थी। और दूसरे जो रक्षाल थे, जो दूसरा ग्रुप स्प्लिट हुआ, वो चले गए कहाँ? वो चले गए आपके हरिहरगंज, महाराजगंज वाले रूट में, उनको देवगढ़ बोला जाता है। तो रूट इंपॉर्टेंट नहीं है। रक्षाल जो दो ब्रांच में टूटे, पहला को बोला जाता है देवगढ़ और दूसरा को बोला जाता है कुंडलवा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आया वो क्वेश्चन। अच्छा, उस समय बहुत कोई मतलब रक्षाल डायनेस्टी में कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्स और भी रहते थे, जिसमें कि खरवार थे, मैक्सिमम नंबर में गौंड थे और पहाड़िया थे। तो रक्षाल वंश के समय पलामू में खरवार भी रहते थे, गौंड भी रहते थे, पहाड़िया भी रहते थे। खरवार के एक रूलर थे, ठीक है, जिन्हें प्रताप धवल बोलते हैं। खरवार के जो रूलर थे, जो शासक थे खरवार ट्राइब्स के, उन्हें प्रताप धवल बोलते हैं। उन्होंने जपला पे काफ़ी समय तक रूल किया, राज किया। और बाकी जपला को छोड़ के बाकी पूरा पलामू के एरिया किसने रूल किया? तो रक्षाल ने वहाँ पर रूल किया। केवल प्रताप धवल जो कि खरवार के रूलर थे, शासक थे, उन्होंने जपला पलामू में ही आता है, तो जपला वाले एरिया पे प्रताप धवल ने रूल किया था। बाकी पूरा का पूरा पलामू के नहीं कंट्रोल में था, तो रक्षाल रूलर के कंट्रोल में था, रक्षाल शासकों के कंट्रोल में था। अब रक्षालों को किसने हटाया फाइनली? पलामू से किसने रिप्लेस किया? तो चेरो ने रिप्लेस किया, चेरोज ने। पलामू से रक्षालों को किसने फिर फाइनली हटा दिया, भगाया इनको, ठीक है, हरा कर? तो चेरो डायनेस्टी ने, चेरो राजवंश ने इन्हें हटाया था। तो इसमें आप याद रखना बस यही कि रक्षाल अपने आप को राजपूत मानते थे। इनके दो शाखा बनी, एक शाखा देवगन और दूसरा कुंडलवा है, ठीक है। ये सुरगुजा को भी जीत लिए थे और इनको रिप्लेस किसने किया? तो इनको रिप्लेस किया था चेरो ने। और खरवार के एक शासक हुए थे प्रताप धवल, जो कि जपला को सिंगली
रूल कर रहे थे, पलामू का बाकी पार्ट इनके कंट्रोल में था। इतनी ही कहानी है सारांश में। और आज का हमारा लास्ट स्लाइड, आज हम यहाँ एंड करेंगे। आज हम देख लेंगे चेरो डायनेस्टी को। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने नागवंशी देख लिया, रक्षैल देख लिया, आज हम चेरो को देखते हैं। बाकी सिंह, मान, खड़गड़िया, पंचेत इसको अगले में देख के क्षत्रिय राजवंश को हम खत्म कर देंगे। तो चेरो डायनेस्टी में ज़्यादा कुछ हमें देखना नहीं है। देखो चेरो डायनेस्टी जो है, चेरो राजवंश जो है, इसका जो फाउंडर थे वो भागवत राय थे। कौन थे? भागवत राय थे। और फाउंडर कब फाउंड किया था? 1572 AD में। तो चेरो डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? भागवत राय। कब फाउंड आउट किया, कब एस्टेब्लिश किया? 1572 में। अच्छा, रक्षैलों को भगाकर इन्होंने चेरो रूल पलामू में स्थापित किया, ये तो मैंने बता ही दिया। तीसरा, चेरो डायनेस्टी ऑफ पलामू वाज ए ग्रेट डायनेस्टी लाइक नाग डायनेस्टी ऑफ छोटा नागपुर। जैसे छोटा नागपुर खास में नाग वंश का बहुत बड़ा नाम बना, बहुत समय तक उन्होंने रूल किया ना। फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 15, 16, 17वां सेंचुरी तक उन्होंने रूल किया, इवन 19वीं सेंचुरी तक उन्होंने रूल किया है। तो चेरो का भी पलामू में वही वर्चस्व रहा, उतना ही नाम रहा जितना कि नाग वंशों का छोटा नागपुर खास में रहा। ठीक है, तो चेरो वंश का भी पलामू में उतना ही वर्चस्व, उतना ही नाम रहा जितना कि नाग वंश का छोटा नागपुर खास में रहा। यही बात बता रहा है। चेरो में इंपॉर्टेंट है कि फाउंडर कौन है, तो भागवत राय। कब? 1572 में। अब चेरो वंश में एक बड़ी प्रतापी शासक हुए, बड़ी प्रतापी, ठीक है, और बड़े फेमस भी हुए। उनका नाम था मेदिनी राय। मेदिनी राय, ठीक है, जिनके नाम पे ही आज पलामू, मैं जिस सिटी में रहता हूँ डालडेंगे, इनका जो नाम, जो सिटी का नाम बदला है, मेदिनी नगर जो हुआ है, इन्हीं के नाम पे हुआ है। ये इतने प्रतापी थे। ठीक है, अब देखो, तो एक तो ये चेरो वंश के बड़े प्रतापी राजा रहे। दूसरा कि पलामू में जो चेरो वंश रूल किया ना, तो कहा जाता है कि पलामू के इतिहास का वो स्वर्णिम दौर था। जब चेरो वंश वहाँ रूल कर रहे थे तो पलामू के इतिहास का वो स्वर्णिम दौर था, स्वर्णिम काल रहा है, इसलिए इट वॉज द गोल्डन पीरियड ऑफ चेरो डायनेस्टी। इन्होंने बहुत सारे किला बनवाए। एक किला तो अगर मॉर्निंग होता तो मैं आपको दिखाता, मेरे घर के पास ही है, लगभग यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे होगा, घर से वो किला दिखता है सामने ही। तो कंस्ट्रक्टेड न्यू फोर्ट, ठीक है, नया, बहुत सारे नए किले बनवाए। 1-2 किला तो इतना ज़बरदस्त बनवाया, ठीक है, कि मतलब शत्रुओं से लड़ने के लिए बहुत मुश्किल पड़ी। चेरो डायनेस्टी में जो लड़ाई वड़ाई हुआ, बहुत लोगों को इनसे लड़ने में बहुत मुशक्कत करना पड़ा, उसका एग्जिट एंट्री पॉइंट पता ही नहीं चलता था। चलो ठीक है, मेदिनी राय जी अपने जस्टिस के लिए जाने जाते थे, अपने इंसाफ के लिए। इनका दौर बड़ा स्वर्णिम दौर इसलिए रहा क्योंकि ये जस्टिस पसंद लोग थे, ये न्याय पसंद लोग थे। ये सभी लोगों को, ट्राइब सबको एक साथ अच्छे से रखा करते थे, सबका देखभाल किया करते थे, एक अच्छे राजा थे। और चेरो डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो भागवत राय थे, लेकिन जो अंतिम रूलर हुए वो कौन हुए? तो चुरमन राय। इनका नाम क्या है? चुरमन राय। ठीक है, तो चेरो डायनेस्टी में आपको जो याद रखना है, मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, इसको भी कहानी के तौर पे खत्म करते हैं। चेरो वंश का संस्थापक थे भागवत राय 1572 में। रक्षैलों को उठा के फेंका पलामू से, और चेरो वंश ने अपने आप को वहाँ पलामू में बसा लिया, वहाँ के शासक बन गए। अब चेरो डायनेस्टी बड़ा ग्रेट डायनेस्टी बनी। इसमें से एक शासक, एक रूलर निकल के आए, मेदिनी राय, जो बड़ी प्रतापी राजा हुए। कहा जाता है कि ये गोल्डन दौर था, स्वर्णिम काल रहा। जब ये रूल किए तो स्वर्णिम काल था चेरो डायनेस्टी का। ठीक है, पलामू के लोग उसमें बड़ी खुश थे। ये जस्टिस पसंद, मतलब कि जस्टिस जो करते थे, ठीक है, ये ही वॉज नोन फॉर ए जस्टिस, अपने न्याय के लिए जाने जाते थे। बहुत सारे किला उला बनवाए। और चेरो डायनेस्टी का जो अंतिम शासक रहे वो रहे चुरमन राय। तो हमें चेरो डायनेस्टी में इतना ही जानना था। तो आज का लेक्चर हम यहीं एंड करते हैं। उम्मीद है, देखो मैं जितना भी बताया हूँ, एक एक चीज़ प्लीज़ आप लोग समझ लेना, याद कर लेना। और वैसे जैसे ही मैं क्षत्रिय राजवंश खत्म करूँगा तो अब तक मैंने जितना भी पढ़ाया उन सब का MCQ लेके आने वाला हूँ आपके पास। तो MCQ लगाते वक्त आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्यों बोला था कि ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग टेंशन मत लो, जितना पढ़ाया है उसको बस ध्यान से रखो। और जिन लोगों को जो हिंदी मीडियम से हैं, अगर उन्हें कंटेंट से दिक्कत है तो मैं कंटेंट हिंदी में तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। और वैसे मैंने पूरी कहानी हिंदी में ही बताई है, तो अगर किसी को दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और जितना पॉइंट मैंने बताया है, ये सब सुतियांबे, चूटिया, सन टेम्पल, हापा मुनि, लॉर्ड विष्णु का जो आइडियल है, उसके बाद फिर भीम सागर, बैटल ऑफ बर्ना, चेरो डायनेस्टी, अंतिम और लास्ट रूलर, सारा कैपिटल का शिफ्टमेंट, ये सब क्वेश्चन आता है। तो ये सब क्वेश्चन आता है, आप लोग उसको जरूर पढ़ना। और अगर किसी को दिक्कत हो रहा है आप मुझसे पूछो। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जिन लोगों को, देखो क्या है ना कि
जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी जैसे की या झारखंड के और किसी एग्जाम की जिनमें झारखंड का सारा स्टेट बेस्ड क्वेश्चन आता है, उन तक आप वीडियो शेयर करो, क्योंकि जितनी शिद्दत से हम मेहनत से पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, उन लोग के लिए पढ़ा रहे हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। अगर आपको लगता है वीडियो अच्छा है तो आप अपने फ्रेंड्स को दो, ठीक है, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से सीख सके जो हम आपको बताना चाह रहे हैं। और जिन्होंने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ आज रात से अपलोड किया जाएगा। 2 पीडीएफ तो मैंने रेडी करवाया है, उम्मीद है आज रात में मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। सो टिल देन अच्छे से रहो, जो भी बताया उसको पढ़ो। अगले लेक्चर को मैं फिर लेके आ रहा हूँ जिसमें हम क्षत्रिय राजवंश को खत्म कर देंगे। एक ज्योग्राफी का लेक्चर मैंने अपलोड किया है, यह अभी हिस्ट्री का जा रहा है। एक और लेक्चर आपको हिस्ट्री का मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली आज रात तक मैथ्स के लेक्चर भी आपको मिलने चालू हो जाएंगे। सो टिल देन अच्छे से पढ़ाई करो।